एज पढ़ेंगे, है ना। एज मतलब आयु के बारे में बात करेंगे। मूलतः ये जो आयु जो टॉपिक है ना, ये अनुपात का ही टॉपिक है, ये रेशो का ही एक पार्ट है। अपन चाहते तो इसको रेशो के अंदर भी पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि बुक्स वगैरह में ये रेशो से अलग करके दिया है, इसको हम रेशो के साथ में, चूँकि हमने इससे पहले जो मैथमेटिक्स का टॉपिक ख़त्म किया है वो रेशो का ही ख़त्म किया है, तो इसीलिए उसी फ्लो में हम चलेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रेशो से मिलते जुलते ही होते हैं, जैसे एज है, इसके बाद पार्टनरशिप है, उसके बाद टाइम एंड वर्क और मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ये सारे टॉपिक जो हैं ये रेशो का ही पार्ट है। तो एज आपको अच्छे से समझ तभी आएगा जब आपको रेशो बहुत अच्छे से आता होगा। इससे हमने रेशो का पूरा बेसिक मामला बहुत अच्छे से समझा था, है ना। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने रेशो नहीं पढ़ा, इसलिए एज पढ़ाने में मैं रेशो का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो रेशो की मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो इस टॉपिक में भी उपयोग होने वाले हैं, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन सारी बातों को, रेशो की जो छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें एज पढ़ते समय बीच बीच में काम आएंगी, पहले हम उनको स्पष्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एज के क्वेश्चन करेंगे, एज की सीट आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद हम एज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, है ना। कहीं पे भी अगर आपके सामने a अनुपात b लिखा है, इसका मतलब है a बटा b, इतना तो हम सभी जानते हैं। अगर कहीं पे हमारे पास 3:4 इस तरह रेशो लिखा है, इसका मतलब है 3/4, अर्थात ये जो रेशो आपको दिख रहा है हकीकत में ये क्या है? ये डिवाइड है ना। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो छोटी छोटी बातें रेशो की हैं जो एज में काम आने वाली हैं, मान लीजिए आपके सामने कहीं पे लिखा है 3:4, आपके सामने लिखा है a:b = 3:4, फिर आपके सामने लिखा है b:c = 1:2, और आपसे कहा गया a:b:c निकालिए। इसकी ज़रूरत पड़ रही है, दिया a और a है, और आपको ज़रूरत जो है वो a अनुपात b अनुपात c की है। आपको आवश्यकता जो है वो a अनुपात b अनुपात c की है। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालोगे? इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो ये है कि हम इसमें उल्टा n लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सीधा n ऐसे बनता है, उल्टा n ऐसे बनेगा, ऐसे। इस उल्टे n का उपयोग क्या है? तो उल्टे n का उपयोग ये है कि सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 3। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 4। उसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 8। तो हमारे पास जो a:b:c का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 3:4:8 आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए आपके पास a अनुपात b बराबर 1:2 लिखा होता और b अनुपात c बराबर 2:3 लिखा होता, तो a अनुपात b अनुपात c के लिए इतना नाटक करने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम सीधा सोच सकते थे कि चूंकि a का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है? 1, और b का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है? 2, और b का वैल्यू यहाँ भी कितना है? 2। जब दोनों जगह b का वैल्यू समान है तो फिर हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा लिख सकते हैं 1:2:3। यहाँ b का वैल्यू सेम नहीं था, यहाँ पे 4 था, इधर 1 था, इसलिए हमें ये करना पड़ा, और ये करके ही हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। एक तरीका इसका और होता है, मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आप देखोगे तो हमारे पास a और b का वैल्यू है, c का वैल्यू नहीं है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमारे पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे a का वैल्यू लिख देंगे 3, b का वैल्यू लिख देंगे 4, c का वैल्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक शॉर्टकट इसमें ये चलता है कि जो कॉर्नर वाला वैल्यू है उसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। मतलब हम आगे किसको कंटिन्यू कर देंगे? 4 को कंटिन्यू कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो b अनुपात c कितना दिख रहा है? 1:2। मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट में b का वैल्यू है और c का वैल्यू है, a का वैल्यू नहीं है। तो अभी अभी हमने सीखा कि कॉर्नर वाले वैल्यू को क्या कर देंगे? कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 4। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरह भी हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। देखिए सेम वैल्यूज आई हैं जो यहाँ पे आए थे। तो एक ये तरीका भी है। इन दोनों में से जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा वैसे हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो a:b b:c दिया था, एक बात ध्यान रखना, पहला वाला स्टेटमेंट जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा वाला वहीं से शुरू करना है। ये बी पे खत्म हो रहा है तो बी से ही
शुरू करना है। मान लीजिए यहाँ पे C/B दिया होता तो हमारा पहला काम होता इसको पलटना। मान लो यहाँ पे C/B बराबर दिया होता 2:1, तो हम फर्स्ट क्या करते, पहले हम इसको B को से स्टार्ट करते, C को उधर ले जाते, 1:2 लिखते। समझ गए सारे लोग? एक तो ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको उन्होंने कह दिया A अनुपात B का वैल्यू है 1:2, B अनुपात C का वैल्यू कितना है 1:3 और C अनुपात D का वैल्यू है 2:1। आपसे कहा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसका पूरे का 2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया A का वैल्यू। और ऐसे ही लास्ट लाइन का मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 6, तो B और C अभी खाली छोड़ दिया और ये अपने पास आ गया D का वैल्यू 6। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, B निकालना है। तो B कैसे निकालते हैं समझिएगा, यहाँ से चलेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ नीचे जाके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर यहाँ से चलेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा या नहीं। और अनुपात वो वैल्यू होती है जो आगे ना काटी जा सके, तो इसलिए इसको हम एक बार काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 3 आ जाएगा। अब जो हमने इससे पहले तरीका देखा वो ज़्यादा अच्छा है इससे, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ ये सब नाटक करेंगे तो बेकार है। तो उसमें क्या था, उसमें आप चारों वैल्यू लिख दो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये तरीका इसलिए अच्छा है, ये सब पे चल जाता है। इसमें फ़ायदा क्या है, इस वाले में फ़ायदा ये है कि इसमें चाहे A B C की बात हो, चाहे A B C D 4 की बात हो, और चाहे A B C D E 5 की बात हो, चाहे F तक चले जाए, कितना भी हो, ये बड़ा आसान है। इसमें क्या है, पहले वाले स्टेटमेंट में देखो A और B की वैल्यू कितनी दी है 1:2, कॉर्नर वाली वैल्यू कंटिन्यू कर दो आगे, है ना, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में C और D की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी, तो जो वैल्यू नहीं दी तो कॉर्नर वाली वैल्यू कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2 और यहाँ पे भी कितना लिखोगे 2। दूसरे वाले में आओगे तो B और C की वैल्यू दी है 1:3, कॉर्नर वाली वैल्यू नहीं दी तो इस वाले को इधर कंटिन्यू कर दो और इस वाले को इधर कंटिन्यू कर दो। थर्ड वाले में C और D दिया है 2:1, है ना, इधर वाली वैल्यूज नहीं दी तो कॉर्नर वाली वैल्यू को कंटिन्यू कर दो। बस इतना आसान है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा या नहीं, और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 6। देखो वही वैल्यूज आ गई, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6। इस तरह हम अनुपात को अपने अनुसार सेट कर लेते हैं। ये बात सबको स्पष्ट हो गई क्या? अब देखो आगे की बात ये है, मान लीजिए आपसे कहा कि, मैंने आपको बताया भी था उधर, आपसे कहा कि 300 रुपये को A और B में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 300 रुपये को A और B में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2:3 के रेशो में। तो बताइए A को कितना मिलेगा और बताइए B को कितना मिलेगा। ये सारी बातें हमने रेशो में बड़े विस्तार से की थी, यहाँ तो केवल शुरुआत करने के लिए हम उतनी चीज़ें ले रहे हैं ताकि एज का टॉपिक जिन लोगों ने रेशो नहीं पढ़ा है उनके लिए आसानी से आगे बढ़ाया जा सके, है ना। तो मान लीजिए 300 रुपये को, 300 की वैल्यू को A और B में 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा। एक्स वैक्स वाला तरीका तो अलग है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में बात करेंगे। अभी जो शॉर्टकट है वो सीधा ये है, हम मान लेंगे A का हिस्सा कितना दिख रहा है यहाँ 3 का हिस्सा, सॉरी B का हिस्सा कितना दिख रहा है 3, और A और B दोनों को मिला के हिस्सा कितना दिख रहा है 5। अगर अनुपात की भाषा में बात करें, रेशो में हम बात करें, तो A और B का जो टोटल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 5। कितना दिख रहा है A और B का टोटल 5 दिख रहा है ना, और रुपए में यही टोटल कितना दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि रेशो की 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो रुपीज में 300 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, और 5 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/5। जब भी हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, है ना, ये वाली वैल्यू हर बन जाएगी। तो ये 5 से काट देंगे, 1 का वैल्यू कितना आ गया 60। अब 1 का वैल्यू 60 है, 60 है, तो 2 का वैल्यू 120, और 1 का वैल्यू 60 है तो 3 का वैल्यू 180। इस तरह A का हिस्सा कितना हो गया और B का हिस्सा कितना हो गया 180।
इस तरह हम रेसो में आगे बढ़ते हैं। तो जब कभी इसमें आयु वाले टॉपिक में कहा जाएगा ए और बी की आयु का टोटल 30 है, उन्होंने कहा ए और बी की एज का टोटल 30 है ना, तो ए और बी की एज का टोटल 30 है और उन्होंने कहा ए और बी की एज का जो रेसो है वो 2:3 है। तो हम देखेंगे 30 कितने का वैल्यू हो गया, 5 का वैल्यू हो गया। आपसे कहा जाएगा ए की एज बताओ और बी की एज बताओ, तो 5 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और 1 का वैल्यू 6 है तो 2 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 6 है तो 3 का वैल्यू 18। तो ए की आयु कितनी हो गई और बी की आयु कितनी हो गई। इतनी बात समझ गए सारे लोग? कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो बताइए। कोई कन्फ्यूजन? गणित कितने घंटे पढ़ते हो उसमें से? 3 घंटे। गणित ही गणित मत पढ़ते रहना, है ना। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मतलब केवल गणित से बात नहीं बनेगी, है ना, और भी पढ़ना पड़ेगा। अधिकांशतः भारत में क्या रहा, इंटरनेशनल सर्वेज कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया होगा कि 93% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो गणित को पसंद नहीं करते, और 7% लोग ऐसे हैं जिनको गणित समझ में आ जाता है। जिनको गणित समझ में आ जाता है उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता ज़्यादा होती है, उनका एनालिटिकल पावर ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, किसी भी चीज़ को, फिर चाहे वो इतिहास हो चाहे वो पॉलिटी हो। अगर विद्यार्थी गणित का है यानी उसको गणित अच्छे से समझ आता है, मतलब वो इन 7% वाला है, तो उसको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। ये स्वीकार मत करना कि हम 93% वाले हैं। आप उन 7% में जाने की जिद जो है वो कंटिन्यू रखना, क्योंकि जीवन का आनंद लेना है तो उन 7% में जाके ही मिलेगा। एक पिताजी बोले बच्चे से, बच्चा खेलता रहता था, यह हिंदी की किताब लेके बैठ जाता था। ये तो अपनी अपनी रुचि का विषय है, किसी को हिंदी अच्छा लग रहा है, किसी को सोशल साइंस अच्छा लग रहा है, किसी को साइंस अच्छा लग रहा है, ये तो अपनी अपनी रुचि का विषय है। और जिसमें हमें मज़ा आता है हम अधिकांशतः क्या पढ़ते हैं, हम वही पढ़ते हैं। अब मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, मुझे गणित में ही मज़ा आता है, तो जीएस। तो एक पिताजी बच्चे से बार बार क्या कहें, वो हिंदी की किताब, पिताजी क्या पढ़ते क्यों नहीं हो? पिताजी ऑफिस से आए तो बच्चा हिंदी की किताब लेके बैठ जाए। छोटा ही था बच्चा, तो पिताजी ने कहा क्यों पढ़ते क्यों नहीं हो, चलो बैठो गणित लगाओ। तो पढ़ने का मतलब उनने क्या, बैठो चलो गणित लगाओ, चलो मैथ लगाओ। तो बच्चे ने मैथ की बुक उठाई, मैथ लगाना शुरू कर दिए। पिताजी सुबह ऑफिस फिर जाने लगे, बच्चा खेल कूद कर रहा, तो नहीं क्यों चलो मैथ लगाओ, चलो पढ़ने बैठो, ये नहीं, उन्होंने क्या कि चलो मैथ लगाओ, क्योंकि उनके अंदर भय किस चीज़ को लेके था, चलो मैथ लगाओ। तो फिर मैथ लगाने बैठ गया। 2-3 साल तक यही क्रम चला। छोटा ही बच्चा था, बार बार उससे पिताजी आए, क्यों कूद रहे हो, चलो मैथ लगाओ, क्यों टीवी क्यों देख रहे हो, चलो मैथ लगाओ। 2-3 साल में उसकी स्थिति हो गई कि वो घर की बालकनी में खड़ा हो जाता था और बाहर से कोई भी निकले, अंकल आओ मैथ लगाए। फिर दूसरा कोई निकला, आंटी आओ मैथ लगाए। कोई नहीं, भैया जो उससे वो आयु में बड़ा, भैया आओ मैथ लगाएं। मतलब उसका मानसिक संतुलन किसके अनुकूल हो गया, आओ मैथ लगाएं। उसको हर चीज़ में, रात को 2 बजे भी उठता था कि मम्मी चलो मैथ लगाएं। तो ऐसा मैथ भी नहीं लगाना है ना। आपको स्मार्ट वर्क करना है, गणित आसान है। आप 2 घंटे भी रोज पढ़ोगे तो गणित और रीजनिंग बहुत बेहतर तरीके से आपको आने लगेगी, है ना। इतना ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा मजदूरी नहीं करना है। लगे हो 15-15 घंटे और फिर भी समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, फिर कुछ नहीं। उन्होंने आर एस अग्रवाल उठाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आर एस अग्रवाल की इधर वाले पेज पे है, मतलब उन्हें ये याद है कि सर ये इधर वाले पेज पे है। तो किताबें रट ली उनने, सर ये एग्जाम्पल में है और इसमें 3रे नंबर की लाइन में ये लिखा था। तो उन्हें क्योंकि गणित समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें रट मारा, है ना। तो आसान है, आप जुड़े रहिए, बड़े आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इतनी बातें आ गई समझ? चलो, कोई हंस के मरा दुनिया में, कोई रो के मरा, मगर ये जिंदगी जी उसने जो कुछ हो के मरा। को 26 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके बाद आपके पास जो भी मैथ्स की बुक हो उससे आप एज लगा लेना, आप सारे क्वेश्चन एज के कर लोगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनसे पूरा एज का टॉपिक बड़े अच्छे से, बड़े बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। स्पष्ट है? तो देखो इस सीट में जो पहला क्वेश्चन है, मैं वो पहले क्वेश्चन पर बात करता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप इस एज का बेसिक फंडा समझने का प्रयास करना। उनने कहा आपसे 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी। वर्तमान आयु बताओ। सबसे पहले तो मैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूं जैसे आपको किताबों में मिलेगा, जैसे लोग पढ़ते हैं, जैसा जो इसका बेसिक फंडा है ना, गणित जैसे इसको करने की अनुमति देता है। पहले मैं वो तरीका आपको बताता हूं, है ना। तो देखिए
उन्होंने कहा दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। मान लीजिए वो दो व्यक्ति ए और बी है, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7। फिर उन्होंने कहा 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 18 वर्ष पहले क्या रेशो था ए और बी का 18 वर्ष पहले? 8:13। उनने कहा दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो पहला तरीका तो ये है कि हम मान लेते हैं ए और बी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हम मान लेते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु में एक्स का अनुपात है। क्या बोला? दोनों की वर्तमान आयु में x का अनुपात है, तो ए की आयु हो जाएगी 5x और बी की आयु हो जाएगी 7x। ठीक है। अब ए इनकी वर्तमान आयु है। ए वर्तमान में कितने का है? 5x का है। ए वर्तमान में कितने का है? 5x का है। तो 18 साल पहले कितने का रहा होगा? 5x माइनस 18, है ना। आज तुम 60 वर्ष के हो तो 18 साल पहले कितने वर्ष के रहे होगे? 60 में से 18 घटा दोगे और 18 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे? 60 में 18 जोड़ दोगे। कई लोग इसमें ही बड़ा भयानक गणित समझने लगते हैं, इसी में हिसाब लगा ले रहते हैं। अच्छा सर, पहले बोलोगे तो माइनस करना है और बाद बोलोगे तो जोड़ना है। अरे इसमें इतना लॉजिक क्या लगाना है? तो स्पष्ट सी बात है। आपसे 10 वर्ष पहले की आयु पूछूंगा तो वर्तमान आयु में से -10 करोगे, और आपसे 10 वर्ष बाद की आयु पूछूंगा तो वर्तमान आयु में +10 करोगे, है ना। तो मान लीजिए वर्तमान आयु 5x है, तो 18 वर्ष पहले 5x माइनस 18 हो जाएगी, है ना। और वर्तमान आयु अगर 7x है तो 18 वर्ष पहले 7x माइनस 18 हो जाएगी। और इन दोनों का 18 वर्ष पहले जो अनुपात है वो 8:13 है ना। तो 8/13 लिख दो। बात आ रही है? हमने मान लिया कि ए की वर्तमान आयु 5x है, बी की वर्तमान आयु 7x है, आज की आयु 5x है, तो 18 साल पहले कितने का रहा होगा? 5x माइनस 18। आज की आयु 7x है, तो 18 साल पहले कितने का रहा होगा? 7x माइनस 18। और 18 साल पहले इन दोनों का जो रेशो था वो था 8/13। तो इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बस एक इक्वेशन आपके सामने आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65x हो जाएगा या नहीं। और इसका 18 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 234। और ये कितना हो जाएगा? 56x। और ये कितना हो जाएगा? 144। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम x वाली वैल्यू एक तरफ कर देंगे और नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 65x माइनस 56x इज इक्वल टू -144। और ये -234 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो +234। स्पष्ट है? बोलो मित्रों। तो 65x में से 56x घटाओगे तो कितना आएगा? 9x। और 234 में से 144 घटाओ, कितना आएगा? 90 आएगा। आ जाएगा कि नहीं? बोलो मित्रों। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसकी एज कितनी थी? 5x। तो ये हो जाएगा 5 × 10। तो a की एज कितनी हो गई? 50। और ये हो जाएगा 7 × 10। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 70। तो a की आयु कितनी? 50। इसकी आयु कितनी? ऐसे जो भी पेपर में करेगा उसको तो बहुत लंबी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तो इतने लंबे तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। इसका दूसरा तरीका बड़ा आसान है, वो आप समझिए। इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इधर देखिए। ये कुछ सेकेंड्स की बात है। थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। उनने कहा ए और बी की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है? 5:7। स्पष्ट है? कितने का अनुपात है? और 18 साल पहले ये अनुपात कितने का था? 8:13, 8:13। यही था। देखो हमारा शॉर्टकट क्या है, गौर से समझना, बड़ा मजा आएगा। बड़ा कुछ सेकंड्स में बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। देखो आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन में 2 रेशो दिए हो, एज के 2 रेशो दिए हो, कभी कभी के भी दिए हो, मान लो एक रेशो 10 वर्ष पहले का दिया है, दूसरा रेशो 5 वर्ष बाद का दिया है, या मान लीजिए एक रेशो वर्तमान का दिया है, दूसरा रेशो 10 वर्ष बाद का दिया है,
या मान लीजिए एक रेशो वर्तमान का दिया है, दूसरा 18 वर्ष पहले का दिया है, कोई भी दो रेशो जब क्वेश्चन में दिए हो तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है, आप ये रेशो वाले नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 का 8 में करोगे कितना होगा 56, कितना होगा, और 13 का 5 में करोगे कितना होगा 65, कितना हो जाएगा, 7 का 8 में करोगे 56 और 13 का 5 में करोगे 65। 65 बड़ा वैल्यू है, 56 छोटा वैल्यू है। सुनना, अब लिखूंगा नहीं वहां, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 65, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 56। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा दोगे, 65 में से 56 घटा दोगे, 65 में से 56 घटा दोगे, 65 में से 56 घटा दोगे, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 अपॉन इधर जो वैल्यूज लिखी है, ये रेशो कब का है, वर्तमान का, तो 0 लिख दिया। 0 क्यों लिख दिया, ना पहले ना बाद में, क्योंकि इधर हम कॉमा से पहले वो वैल्यूज लिख रहे हैं जहां पहले और बाद वाला ईयर्स दिया है, तो ये वर्तमान का है तो 0 लिख दिया, ये 18 वर्ष पहले का है। ठीक है, इधर जो वैल्यू लिखी है इन वैल्यूज का जो टोटल है कितना है, सॉरी इधर जो वैल्यूज लिखी है इन वैल्यूज का जो टोटल है कितना है 18, माइनस माइनस नहीं देखते हम, कुछ भी लिखाओ माइनस प्लस उससे नहीं फर्क पड़ता, कितना है 18, ये 18 लिख देते हैं हम इक्वल टू में, चलेगा। ठीक है, और इन दोनों रेशो में जो नीचे वाला रेशो होगा, सेकंड स्टेटमेंट वाला जो रेशो होगा, क्या बोला मैंने, बहुत रटना नहीं है, इन दोनों रेशो में जो सेकंड स्टेटमेंट वाला रेशो होगा 8:13, इनका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज का 5 का इसमें डिवाइड करेंगे। समझ गए बात, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 90, और 9 का वैल्यू 90 तो 1 का वैल्यू कितना 10, 9 डिवाइड में जाएगा 1 की वैल्यू के लिए, तो 1 का वैल्यू 10 और 1 का वैल्यू 10 तो 5 का वैल्यू कितना, और 1 की वैल्यू 10 तो 7 का वैल्यू कितना 70। इस तरह से आपको पेपर में करना है। स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए इसको नोट डाउन करिए,